Yes. Hello, students. In previous lecture, we were talking about the titrations, and we discussed about the third titration, iodometric titration. In iodometric titration, I2 is one of the product, and to produce the I2 from Ki, we required any oxidizing agent, one or more than one. Generally, one is present, but more than one may be possible. Two or more than two oxidizing agent may be present. ठीक है. And reduced form of the oxidizing agent is required to balance the equation. You have to know the oxidation number or to know the n factor. ठीक है. अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है. और इसके बाद जो I2 प्रोड्यूस होगा, इट इज़ मिक्स विद स्टार्च to show the blue color, and when it titrated against a hypo solution, sodium thiosulfate, the product will be NaI, colorless. Means disappear of blue color indicates the color, indicates the completion of reaction. तो ये स्टार्च और I2 इसमें दोनों मिक्स होकर के क्या करते हैं, इंडिकेटर का फंक्शन करते हैं. ठीक है. और ब्लू डिसअपेरेंस ऑफ द ब्लू कलर इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. और ये Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट. ठीक है. ये सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है. ठीक. अब यहाँ हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर बैलेंसिंग कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन अभी हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पता नहीं है. ठीक. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं टाइट्रेशंस, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दीज टाइट्रेशंस. ठीक है. जैसे हमने एसिड बेस से रिलेटेड किए हैं, ठीक, ऐसे ही हम रेडॉक्स से रिलेटेड किए हैं, ऐसे ही आयोडोमेट्रिक से, क्योंकि ये सब मिक्स हैं. आयोडोमेट्रिक के टाइट्रेशंस में ही बैक टाइट्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद डबल टाइट्रेशन का हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से. ठीक. तो ये कलरलेस. अब इसमें एन फैक्टर सॉल्व करना है, तो एन फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन 0 से -1 है. यहाँ सल्फ़र को अगर सॉल्व करेंगे तो 6 +2, और यहाँ सॉल्व करेंगे 12 10 +2.5. ठीक है. तो इस तरह से स्टेट आ जाएगी. +2.5 इधर 2 है, तो एक के लिए आधे का डिफरेंस है 0.5 का, तो 2 सल्फ़र के लिए कितना डिफरेंस होगा, 1 का. तो 0.5 × 1 यानी 1 एन फैक्टर हो, 0.5 × 2, सॉरी 0.5 × 2 सल्फ़र एटम. तो 1 का डिफरेंस मतलब इसका एन फैक्टर 1 होता है, तो हाइपो का एन फैक्टर 1 होता है. ठीक. अब मोल्स के बेस पर तो हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन हो, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर हमें कंप्लीट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है. तो हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूला लिख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो हम ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ki. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है. इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2. ठीक है. क्यों? क्योंकि Ki से क्या प्रोड्यूस होता है, I2, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन. ठीक है. क्योंकि I2 जितना प्रोड्यूस होगा, दैट I2 जो भी प्रोड्यूस होने वाला I2 है, इट अंडरगोज इन रिएक्शन. कंप्लीट प्रोड्यूस्ड I2 अंडरगोज इन रिएक्शन विद हाइपो सॉल्यूशन. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आयोडीन का इधर उधर कहीं लॉस हो जाएगा, या I2 जितना प्रोड्यूस होगा उससे हाफ रिएक्ट करेगा, या 1/4 रिएक्ट करेगा, या 98% रिएक्ट करेगा. नहीं, 100% टेक पार्ट इन रिएक्शन. ठीक है. तो I2 जितना प्रोड्यूस होगा वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, सेकंड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है. और हमें डेटा किसका गिवन होगा, हमें Ki की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, हमें I2 की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी. हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अननोन होगा या हाइपो सॉल्यूशन अननोन होगा. मतलब दो में से कोई एक अननोन होगा और एक वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी. तो A = B = C = D.
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू डायरेक्टली डी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन गिवन होगा और ये अननोन होगा, तो बस दोनों को इक्वल करना है। ठीक, दिस टाइप, इसे क्या कहते हैं, आइडोमेट्रिक, जैसे हमने लिखा है ये टाइट्रेशन, इसमें क्या किया है, अब आप ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन फर्स्ट है, द इट टेक्स प्लेस फर्स्ट, ये पहले पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन बना, आयोडीन बनने के बाद ही तो आयोडीन का रिएक्शन होगा ना, यानी कि ये रिएक्शन पास्ट में हो चुका है। ठीक है, पास्ट का रिएक्शन है, वन मतलब टेक प्लेस इन पास्ट। ठीक है, अब ये सेकंड रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन है, और ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट का रिएक्शन है। ठीक है, और सेकंड बाद में ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड पहले हो जाएगा फर्स्ट बाद में होगा, नहीं, I2 प्रोड्यूस होगा देन I2 टेक पार्ट इन रिएक्शन। इफ़ I2 प्रोड्यूस ही नहीं होगा, इफ़ देयर इज़ नो I2, तो पार्टिसिपेट कैसे करेगा? ठीक है, तो पहले प्रोड्यूस होगा उसके बाद पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि पहली रिएक्शन हो चुकी है, हो सकता है ये 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, कितने भी टाइम पहले हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन प्रोड्यूस होकर रखा हुआ है, उस I2 को आपने अब आकर रिएक्ट किया है, यानी आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट रिएक्शन की हेल्प से आप पास्ट की रिएक्शन की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट रिएक्शन में जो हाइपो का सॉल्यूशन है आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो आज, कल आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें I2 प्रोड्यूस हुआ, ये रिएक्शन किया कोई और I2 प्रोड्यूस हुआ, आपने रख दिया, आपके पास कल टाइम नहीं था, आज आपने वो रिएक्शन स्टार्ट किया है, तो कल का मतलब ये पास्ट में चला गया रिएक्शन, यानी ये कल हो चुका है। ठीक, आज आप इस रिएक्शन को कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस हुआ था I2 लेबोरेटरी में रखा हुआ है, ऐसे ही उसमें आपने हाइपो ऐड किया है, रिएक्शन आज कर रहे हैं, तो आज आपने किसे सोल्व किया, आज आपने इसे I2 को सोल्व किया, और ये I2 कब प्रोड्यूस हुआ था, कल प्रोड्यूस हुआ था, और इस I2 से क्या रिलेटेड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अमाउंट रिलेटेड है। ठीक है, अमाउंट या नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी जो भी होगा वो अननोन के बारे में। इसका मतलब आप प्रेजेंट रिएक्शन की हेल्प से किसी पास्ट में, मतलब किसी भी टाइम पर पास्ट में जो रिएक्शन हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ नोन एज बैक टाइट्रेशन, इसी को बैक टाइट्रेशन कहते हैं। तो लिखा था ना हमने एक फॉर्मेशन, तो अबव रिएक्शन, अबव टाइट्रेशन is an example of back titration। ठीक है, क्लियर, तो ये बैक टाइट्रेशन का ही एग्जाम्पल है। तो मतलब थर्ड और फोर्थ, आइडोमेट्रिक और बैक टाइट्रेशन कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है। तो बैक टाइट्रेशन है क्या, फोर्थ टाइट्रेशन हमारा क्या था, बैक टाइट्रेशन था। बैक टाइट्रेशन, और बैक टाइट्रेशन है क्या, द टाइट्रेशन in which present reaction is used to find out the values like concentration, volume, weight, etc. values of past रिएक्शन। ठीक है, यानी प्रेजेंट की जो रिएक्शन है, प्रेजेंट टाइम रिएक्शन, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज़, जैसे कंसंट्रेशन हो गया, वॉल्यूम हो गया या वेट हो गया, ऑफ द पास्ट रिएक्शन। ठीक है, पास्ट में जो रिएक्शन हो चुकी है, प्रीवियस रिएक्शन, लेटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, प्रेजेंट रिएक्शन के उसमें लेटर रिएक्शन लिख सकते हैं, प्रीवियस रिएक्शन लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं कि प्रेजेंट या पास्ट ही लिखा जाए, लेकिन बैक टाइट्रेशन यही होता है। ठीक है, तो बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं, एक तो वो तरीका हो गया
ठीक, आयोडोमेट्रिक का, उसमें मेनली वो आयोडोमेट्रिक वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें आयोडीन ही इन्वॉल्व होना है। इफ़ देर इज़ नो आयोडीन, मतलब वो बैक टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है, वो ऑलवेज बैक टाइट्रेशन में आयोडीन होगा ये कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, बैक टाइट्रेशन किसके लिए यूज़ करते हैं? मेनली इसका यूज़ परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली यूज्ड for the calculation of percentage composition और percentage purity of impure सैंपल। कोई इम्प्योर सैंपल होगा, ठीक है, उसकी परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे मैं लिख देता हूँ, पहले सिंपल रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ए, जैसे मान लेते हैं ए कोई इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल, यानी कि साथ में क्या है प्रेजेंट है, इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़। ए प्लस इम्प्योरिटीज़ यानी इम्प्योर सैंपल। इम्प्योरिटीज़ डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, याद रखिएगा, डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शंस, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब इम्प्योर सैंपल है, मीन्स हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कितना प्योर है। जैसे 5 ग्राम है तो 5 ग्राम में ए का कितना ग्राम होगा हमें नहीं पता। मान लो 10 ग्राम है सैंपल, तो 10 ग्राम में ए कितना ग्राम होगा, हो सकता है 10 ग्राम में ए 9.9 ग्राम हो, या आउट ऑफ 10 ग्राम ए की वैल्यू 0.1 ग्राम हो। मतलब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बस हाँ ये फिक्स है कि मोर देन 10 ग्राम नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए प्रेजेंट है तो इसका मतलब मास होगा। ठीक है, और 10 ग्राम से ज़्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का और इम्प्योरिटीज़ का टोटल क्या है, 10 ग्राम मैक्सिमम, मतलब 10 ग्राम ही टोटल है, तो 10 ग्राम से अब तो मास क्रिएट तो नहीं कर सकते। तो यानी कि आंसर इन बिटवीन 0 to 10 ग्राम ही आएगा उसका, लेकिन हमें नहीं पता कितना आएगा, इसलिए क्या करते हैं, एक बी रिएजेंट यूज़ करते हैं, बी रिएजेंट। ठीक है, ए के साथ विच रिएक्ट विद ए, इम्प्योरिटीज़ तो लिख दिया है, डो नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, इसलिए इम्प्योरिटीज़ का रिएक्शन नहीं होगा बी। और बी का क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बी और सी का रिएक्शन होगा, ए और बी का रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे, इम्प्योरिटीज़ रिमेन्स अनरिएक्टिव, इम्प्योरिटीज़ रिमेन्स अनरिएक्टिव, और ए और बी कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। में भी एक प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट बने, वो डिपेंड करता है रिएक्शन रिएजेंट्स पर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब बी का ये अमाउंट है, ये इक्वेशन 1 है, बट some amount or volume of B remains unreactive from equation 1। ठीक है, remains unreactive in या फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो बी हमने यूज़ किया उसका कुछ अमाउंट या वॉल्यूम क्या रह जाता है, अनरिएक्टिव, रिमेन्स अनरिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, हम लेत रखते हैं ऐसा बी अमाउंट लिया जाएगा जो नॉर्मल से, मतलब ए की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा। हमें नहीं पता ना, क्योंकि ए कितना है, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया कि 10 ग्राम है। ठीक है, तो 10 ग्राम में से वो 0.1 ग्राम भी हो सकता है, 0.9 ग्राम भी हो सकता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो 10 ग्राम है। ठीक है, मतलब इम्प्योरिटीज़ की वैल्यू नेग्लिजिबल है, हम ऐसा मान लेंगे, और 10 ग्राम के अकॉर्डिंग हम बी को रखेंगे। अब मान लो वो उसमें 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम के अमाउंट का तो बी यूज़ हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 5 ग्राम के अमाउंट का जो बी एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा। मान लो ये 9 ग्राम है, तो ये 9 ग्राम के इक्वल तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन 1 ग्राम के इक्वल वाला अमाउंट बच जाएगा। मान लो ये 9.9 है, तो ये 0.1 के अमाउंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, बी रिमेनिंग रह जाएगा, यानी कुछ ना कुछ बी रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तो उसे क्या एज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा, इसे कहते हैं इनिशियल अमाउंट, इनिशियल।
तो इनिशियली हम क्या करते हैं, नॉर्म जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी हमें उसकी वैल्यू मैक्सिमम गिवन है उसके इक्वल यूज़ करते हैं, ठीक है, जितना भी वो हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि 10 ग्राम है, तो हम मान के चलेंगे कि वो 10 ग्राम ही है, टोटल 10 ग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो एक्चुअल में 10 ग्राम तो होगा नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ कुछ ना कुछ तो होंगी। 0.01% भी होगी इम्प्योरिटी, मान लो ये 9.99% है, तब भी बी का कुछ अमाउंट तो बचेगा ही ना, 0.01% के इक्वल बच जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो बचेगा ही। वो इन्होंने लिखा सम अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मे बी लो मे बी हाई, लो लेस अमाउंट या मोर अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी रिमेन्स अनरिएक्टिव। अब बी अनरिएक्टिव है तो क्या होता है, इसे लिखते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट, या इसे लिखते हैं एक्सेस अमाउंट, या इसे लिखते हैं रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, रिमेनिंग, एक्सेस या एक्स्ट्रा। तो इसको रिएक्ट कराते हैं किसी किसके साथ, सी के साथ, ठीक है, सी रिएजेंट के साथ। और सी किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओनली बी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद बी ओनली, ये किसी और के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी और क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों लिमिटिंग एजेंट होंगे, यानी दोनों कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सी का भी कुछ अमाउंट अब बच जाएगा, फिर सी के अमाउंट को डी के साथ, हाँ हो सकता है कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बी के साथ सी यूज़ किया, सी का कुछ अमाउंट बच गया, फिर उस सी के अमाउंट को डी के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, फिर प्रोडक्ट बने, फिर डी का कुछ अमाउंट रिमेनिंग है, फिर वो ई के साथ रिएक्ट करता है। तो ऐसे कितना भी लेंदी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा लेंदी नहीं आएगा। बी और सी बोथ आर लिमिटिंग एजेंट, दोनों कम्प्लीटली कंज्यूम, यानी कि सेकंड इक्वेशन इज़ द लास्ट इक्वेशन, ये यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक। तो ये है प्रेजेंट की रिएक्शन, ये अब रिएक्शन है। ये तो रिएक्शन आप कल भी कर सकते थे, ठीक है ना, मतलब 2 दिन पहले 4 दिन पहले भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बी रिमेनिंग है वो रिमेनिंग है रिएक्शन में, वो कहीं जाने वाला नहीं है, कंटेनर में अवेलेबल है। तो ये पास्ट का रिएक्शन है और ये प्रेजेंट का रिएक्शन है, यानी कि हम प्रेजेंट की हेल्प से क्या सॉल्व करेंगे, पास्ट को सॉल्व करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसे बैक टाइट्रेशन कहा जाए, देयरफॉर इट इज़ नोन एज बैक टाइट्रेशन, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, तो मोल कंसेप्ट के लिए तो हमें इक्वेशन चाहिए, वी शुड नीड बैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंस कब होगा, जब हमें ए बी सी डी के बारे में कुछ बताया जाएगा कि ये कौन से कंपाउंड है क्या नहीं है, तब हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट को फॉर्मूले को लिखने के लिए किसी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, ठीक है, जो ए होगा इक्वल टू, मतलब प्योर वाला, प्योर, इम्प्योर वाला नहीं, प्योर, क्योंकि इम्प्योर तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, प्योर वाला रिएक्ट करेगा, बाकी सब तो इम्प्योरिटी है। इम्प्योर मतलब कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़, इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्ट्स या यूज्ड, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। चलिए अब दूसरा लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन में आते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी रिमेनिंग या एक्स्ट्रा इक्वल टू, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, ये सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इनिशियल किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी यूज्ड प्लस इन इक्वेशन 1, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी रिमेनिंग, ठीक है, या कह सकते हैं यूज्ड इन इक्वेशन 2, ठीक। ऐसा क्यों, देखिए आपने बी यूज़ किया, बी आपने इनिशियल लिया, बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसका कुछ पोर्शन तो ए के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है,
पता नहीं कितना करेगा कितना नहीं करेगा, वही तो हमें फाइंड आउट करना है कितना करेगा, ठीक है। तो बी का सम पार्ट डिवाइडेड रिएक्ट्स विद ए और जो रिमेनिंग पार्ट है रिएक्ट्स विद सी। इसका मतलब है कि बी का कुछ पार्ट ए के साथ रिएक्ट करेगा, वो हमने लिख दिया। बी का सम पार्ट ऑफ द बी रिएक्ट्स विद ए, वो लिख दिया इक्वेशन 1 में, ठीक है। और सम पार्ट ऑफ द बी रिएक्ट्स विद सी, वो लिख दिया हमने सेकंड इक्वेशन में। तो इसका मतलब है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। हमने बी जितना लिया था वही दो पार्ट में डिवाइड होगा, यानी बी इनिशियली टेकन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन यूज्ड इन इक्वेशन 1 अदर वन यूज्ड इन इक्वेशन 2, यानी वन यूज्ड प्लस सेकंड वन इज रिमेनिंग। तो यूज्ड और रिमेनिंग की टर्म्स में लिख लो, या यूज्ड इन इक्वेशन 1 एंड यूज्ड इन इक्वेशन 2, या इस तरह से लिखो, बात वही है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3, यानी कि हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब इन 3 इक्वेशन को अगर हम मर्ज कर देंगे, ध्यान से देखेंगे कुछ कॉमन होंगे इसमें, तो जब आप इन्हें मर्ज करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्योर जो रिएक्ट करेगा इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इनिशियल माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को के बेस पर क्या कर सकते हैं, बैक टाइट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आयोडोमेट्री अलग है, वो आयोडोमेट्री में क्या है, आयोडोमेट्री में अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। वहाँ आपको इनिशियल अमाउंट गिवन नहीं होगा, वहाँ आपको KI का अमाउंट गिवन नहीं था। वहाँ क्या था, यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यहाँ एक्सेस KI था, वहाँ I2 प्रोड्यूस हुआ और I2 को आगे रिएक्शन में यूज़ करा। वहाँ कोई KI का इनिशियल या फाइनल ऐसा कुछ अमाउंट गिवन नहीं था। यानी कि बैक टाइट्रेशन के अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। जैसे एक ये पैटर्न है जिसमें इनिशियल अमाउंट गिवन है B का और ये इम्प्योर है, इस इनिशियल अमाउंट का कुछ अमाउंट यहाँ यूज़ होगा, ठीक, और कुछ अमाउंट बच जाएगा, वो बचा हुआ अमाउंट किसी तीसरे के साथ रिएक्ट करेगा और इस तरह से ये है बैक टाइट्रेशन। इससे पहले जो आयोडोमेट्री लिखा था इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ बैक टाइट्रेशन, वो भी बैक टाइट्रेशन है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें इंटरमीडिएट को बताया ही नहीं है, यानी I2 का अमाउंट नहीं बताया, KI को एक्सेस अमाउंट में ले लिया। यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन, इसमें 3 इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये अननोन है, ये गिवन है और C का अमाउंट गिवन है। इसमें 2 गिवन है, एक अननोन है। पिछले वाले केस में क्या था, सिर्फ एक ही गिवन था और एक ही अननोन था, हाइपो गिवन था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अननोन था, ठीक है, या वाइस वर्सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन और हाइपो अननोन। उसमें I2 यानी इंटरमीडिएट वालों का कोई रोल नहीं था, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट वालों का भी रोल है। तो इस तरह से बैक टाइट्रेशन का कंपोजिशन में भी यूज़ हो सकता है, फाइंड आउट करने में कि क्या कंपोजिशन है, परसेंटेज या परसेंटेज प्योरिटी भी फाइंड आउट करने में रोल हो सकता है, ठीक है, क्लियर। और मोल्स के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे तो आप मोल्स के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें किसी तरह की, ठीक। चलिए, और मैंने कहा कि हम इसके न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसके साथ, ये जब हम इसके बाद ये चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी बस एक और टाइट्रेशन बचा हुआ है, कौन सा, डबल टाइट्रेशन, ठीक है, डबल टाइट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आयोडोमेट्री का, बैक टाइट्रेशन का, ठीक है, डबल टाइट्रेशन का, इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एक जो छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे, जैसे बताया था आपको, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, एस्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्या है हमारे पास, कौन सा टाइट्रेशन है, डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन, ठीक, डबल टाइट्रेशन अब नाम से ही क्लियर है, इसमें डबल टाइट्रेशन यानी कि इसमें 2 इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, 2 indicators take part in
process means process has two end points। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होता है? रिएक्शन का, जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं वो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एंड पॉइंट मतलब कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन होता है। यहाँ जहाँ का पर रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, उसे एंड पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और एंड पॉइंट कौन शो करता है? इंडिकेटर शो द एंड पॉइंट। ठीक है, इंडिकेटर के हेल्प से हमें क्या पता चलता है? एंड पॉइंट का पता चलता है कि एंड पॉइंट क्या आ गया है। ठीक है, तो एंड पॉइंट प्रैक्टिकली होता है और इक्विवेलेंस पॉइंट थियोरेटिकली होता है। ठीक है, क्लियर? एंड पॉइंट क्या होता है? प्रैक्टिकली, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर होता है। एंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें एंड पॉइंट आता है। और इक्विवेलेंस पॉइंट तो थियोरेटिकली होता है, उसमें आपको लिखवाया हुआ है एट इक्विवेलेंस पॉइंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द वन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट। ये तो आपको लिखवा दिया, वो थियोरेटिकल पॉइंट होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी। हम तो मान के चलते हैं कि वो दोनों इक्वल होते हैं, बट प्रैक्टिकली जब हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। वो आगे जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे 11th क्लास में, तो वहाँ पर कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे हम टाइट्रेशन से रिलेटेड। मतलब टाइट्रेशन का टॉपिक फिर से पढ़ना है आपको इक्विलिब्रियम में, जहाँ इंडिकेटर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। तो जब इंडिकेटर्स को अच्छे से स्टडी करेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो वहाँ पर हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ आपको मैं बताऊँगा कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट एक मे और मे नॉट भी इक्वल हमने क्यों कहा? वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अभी आपको उसका कोई यूज़ नहीं करना, अभी आपको कोई रोल, आपके लिए कोई रोल नहीं है। इसलिए एंड पॉइंट मीन्स इक्विवेलेंस पॉइंट। रिसेंटली इस चैप्टर के लिए एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट सेम होते हैं। ठीक, ये थियोरेटिकली है। थियोरेटिकली एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट आर आइडेंटिकल, आर सेम थियोरेटिकली, बट एक्सपेरिमेंटली दोनों मे और मे नॉट बी, यानी एंड पॉइंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंस पॉइंट। वो हम ग्राफ से ही समझ सकते हैं, या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, इंडिकेटर्स के बारे में जब स्टडी करोगे। अभी क्लियर नहीं होगा, इसलिए अभी आप इक्वल मान के चलिए उन्हें। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट है। अब ये है क्या? डबल टाइट्रेशन किसके लिए यूज़ करते हैं? मेनली यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ स्पेसिफिक मिक्सचर। ठीक है, स्पेसिफिक मिक्सचर सभी के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ऑल। ये डबल टाइट्रेशन स्पेसिफिक मिक्सचर्स के लिए होता है। ठीक है, स्पेसिफिक मिक्सचर क्या क्या हो सकता है? NaOH प्लस Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 प्लस NaHCO3। ठीक है, KOH प्लस K2CO3, K2CO3 प्लस KHCO3। ठीक है, ये मेनली तो यही दोनों होते हैं, बट सोडियम में भी रिप्लेस बाय पोटेशियम, ऐसा हो सकता है। ठीक, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, ये NaOH प्लस NaHCO3 एज्यूम्ड केस। ये एज्यूम केस तो हो सकता है, नॉट एक्चुअल, बट नॉट इन रियल या एक्चुअल कंडीशन।
तो रियल में या प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एज्यूम कर लिया जाए तो, अब एज्यूम करा, न्यूमेरिकल में एज्यूम लिखा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज NaOH इज़ बेस एंड NaSCO3 इज़ एसिड, ठीक है, बिकॉज बट नॉट इन रियल और एक्चुअल कंडीशन, बिकॉज NaOH is base and NaSCO3 is acid with respect to NaOH. Therefore, these do not exist in same solution। एक एसिड और एक बेस कभी भी एक सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। नेवर नेवर, एज्यूम्ड है तो अलग केस है। एज्यूम्ड के केस में तो हम कुछ भी मान सकते हैं, न्यूमेरिकल में जैसा कहा गया वैसा हमने किया। उसने कहा एज्यूम दैट दीज एग्जिस्ट, ठीक है, मान लिया। बट रियल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि NaOH और NaCO3 या HCl और NaOH कैन एग्जिस्ट इन साइमल्टेनियसली वन कंटेनर, इम्पॉसिबल। NaOH और HCl या NaOH H2SO4, मतलब दो मॉलिक्यूल, दो या दो से ज़्यादा, जो भी एसिड और बेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नेवर, ठीक है। बेस बेस हो सकते हैं, एसिड एसिड हो सकते हैं, बट एसिड एंड बेस नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, क्लियर। इसलिए ध्यान रखना है इसका। सिक्स्थ, ये वाला केस भी एज्यूम्ड है, NaOH Na2CO3 NaCO3 तीनों, ये भी एज्यूम्ड केस। तो ये दो एज्यूम्ड केस हैं जो हम एज्यूम करेंगे कि हाँ ये ऐसे न्यूमेरिकल में अगर मिला, मेनली तो नहीं मिलेगा ऐसा, एज्यूम्ड नहीं, पर फिर भी अगर एज्यूम्ड किया गया है तो हम मान लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। बट रियल में तो ये दोनों ही मिलेंगे, NaOH या KOH हो सकता है, ठीक है, Na2CO3 और NaCO3, ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली। ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ये दो मतलब ऐसे चार ऑप्शन है, उनमें से पूछा हुआ है विच डू नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन मिक्सचर, यानी कि जो कौन से दो, कौन विच पेयर डज नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब विच कौन सा पेयर है जो एक साथ नहीं आ सकता। तो ये पेयर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये दोनों कर सकते हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये दोनों कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। बट दीज टू, इसमें क्या होगा, NaOH इट हैज़ OH एंड इट हैज़ H, तो इसका H पॉजिटिव, इसका OH नेगेटिव, मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर, और ये बन जाता है Na2CO3, यानी दोनों रिएक्शन करके वाटर एंड Na2CO3 बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते रियल में या प्रैक्टिकली या क्वेश्चन में। हाँ, न्यूमेरिकल में एज्यूम करके लिखा हुआ है, मान लिया गया है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इन्हें पहला केस लेते हैं NaOH और Na2CO3 का। फर्स्ट केस, NaOH and Na2CO3 मिक्सचर, ठीक है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट HCl एसिड, ठीक है। HCl एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, HCl एक्वा सॉल्यूशन लिख सकते हैं या एसिड लिख सकते हैं, एसिड और कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने एसिड वर्ड लिख दिया है, ठीक है। HCl एक्वस या ब्रैकेट में हमने एसिड लिख दिया है। कोई और भी एसिड हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, या कोई और एसिड हो सकता है, बट मेनली जो क्वेश्चंस होंगे या टाइट्रेशन करते हैं वो HCl के साथ करते हैं, ठीक है। तो HCl के साथ अब देखते हैं किसका रिएक्शन होगा। अब ये दो हैं, तो दो में से HCl किसके साथ पहले रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ। क्यों? क्योंकि NaOH मोर बेसिक है देन Na2CO3, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ही रिएक्शन करेगा। तो पहला रिएक्शन होगा NaOH के साथ, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला ये रिएक्शन क्यों हुआ, बिकॉज NaOH इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स HCl दैन दैट ऑफ Na2CO3। ऐसा क्यों है, बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस
और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पहले जो पावरफुल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हीं की रिएक्शन होती है। वीक, ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, वीक है, वीक मीन्स लेस रिएक्टिव। जो वीकर होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो स्ट्रॉन्गर होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो NaOH स्ट्रॉन्गर बेस है, देयरफॉर वो रिएक्ट। तो जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, सेकंड रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब NaOH कम्प्लीटली कंज्यूम विद HCl के साथ वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और अब इसके बाद Na2CO3 का रिएक्शन होगा। नाउ Na2CO3 रिएक्ट विद HCl। तो HCl Na2CO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो पहले बनता है NaHCO3 प्लस NaCl, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि Na2CO3 NaOH NaCl में कंप्लीट हो गया और Na2CO3 NaHCO3 में कंप्लीट हो गया, मतलब कन्वर्जन हो चुका है, रिएक्शन इज़ कंप्लीट। इसके लिए यूज़ करते हैं एक इंडिकेटर। इंडिकेटर का नाम क्या होता है? फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। ठीक है, इसे फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट भी कहा जाता है, फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट, या इसे फर्स्ट एंड पॉइंट भी कहते हैं। इन दोनों रिएक्शंस को फर्स्ट एंड पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पिंक कलर होता है, पिंक कलर। जब तक ये दोनों होंगे पिंक कलर होगा। किसका पिंक कलर होगा? पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन। यानी फिनोल्फ्थलीन शोज पिंक कलर, फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर शो करता है। ठीक है, जब तक इन दोनों में से कोई भी होगा वो पिंक कलर शो करेगा। NaOH Na2CO3 शोज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड और Na2CO3, दोनों या दो में से कोई एक, इनकी प्रेजेंस में फिनोल्फ्थलीन शोज पिंक कलर, वो बेसिक मीडियम पिंक कलर। अब जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों रिएक्शन कंप्लीट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ रिएक्शन फिनोल्फ्थलीन became colorless, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही पिंक कलर डिसअपियर होगा, यानी कि हम टाइट्रेशन स्टार्टिंग में ही पिंक कलर डाल देंगे, मतलब फिनोल्फ्थलीन ऐड कर देंगे। जब NaOH डालेंगे तभी हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, नीचे कॉनिकल फ्लास्क में फिनोल्फ्थलीन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, NaOH